नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम फिजिकल साइंस का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है गैसों का आचरण, बिहेवियर ऑफ गैसेस। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर एक नज़र डालते हैं। इस चैप्टर से एमसीक्यू में 1 मार्क्स का एक प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर में 1 मार्क्स का 2 प्रश्न, शॉर्ट आंसर में 2 मार्क्स का एक प्रश्न तथा लॉन्ग आंसर में 3 मार्क्स का एक प्रश्न आने वाला है। तो ये चैप्टर कुल 8 मार्क्स कैरी करने वाला है। पहले हम लोग कुछ टॉपिक्स के डायमेंशंस एंड यूनिट को देख लेते हैं। क्षेत्रफल क्षेत्रफल का जो ऐसा यूनिट है वो है मीटर स्क्वायर, और जो सीजीएस यूनिट है वो है सेंटीमीटर स्क्वायर। बल फोर्स का जो ऐसा यूनिट है वो है न्यूटन, कैपिटल जिसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और जो सीजीएस यूनिट है वो है डाइन। यहाँ पर फोर्स का एक फॉर्मूला दिया गया है जो है F इक्वल्स टू एम इंटू ए। एफ से बल यानी फोर्स है, एम से वस्तु की मात्रा यानी कि मास है, और ए से हम लोग त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना ज़रूरी है। दबाव प्रेशर का जो ऐसा यूनिट है वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे और पास्कल भी कहते हैं, और जो सीजीएस यूनिट है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रेशर का ऐसा यूनिट पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आप दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं, और जो सीजीएस यूनिट है वो है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर प्रेशर का फॉर्मूला दिया गया है P इक्वल्स टू एफ बाई ए। P का मतलब प्रेशर है, और F का मतलब फोर्स, और A का मतलब एरिया, क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला भी आप लोगों को अच्छी तरह याद रखना होगा। यहाँ पर जो प्रेशर का डायमेंशन दिया गया है यानी कि बीमा, वो है ML-1 T-2। यहाँ पर जो ये ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट, इसे लिखना पड़ता है डायमेंशन में। अगर आप इस ब्रैकेट को नहीं देंगे तो आपका जो आंसर होगा वो गलत हो जाएगा। ये डायमेंशन लिखने का एक रूल होता है। अब डायमेंशन कैसे निकाला जाता है इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आप प्रेशर के इस डायमेंशन को याद रखेंगे। यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट डायमेंशन सब दिया गया है। आप इनमें से सिर्फ ये लेंथ, टाइम, मास और फोर्स, ये 4 डायमेंशंस आप अगर याद रखेंगे तो आप किसी का भी डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हैं। ध्यान रहे यहाँ पर जो ये जियोमेट्रिकल डायमेंशंस और ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर दिया गया है, ये आपको नहीं पढ़ना है, केवल आपको ऐसा ही डायमेंशंस देखना है इनका, लेंथ का, टाइम का, मास का और फोर्स का। जब हम डायमेंशंस निकालेंगे तब इन चारों का इस्तेमाल हम वहाँ पर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग इस डायग्राम के माध्यम से ठोस, द्रव्य तथा गैस में एक अंतर देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ठोस के अणु जो है वो एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोज पैक है, एक दूसरे के साथ बहुत ही मिलजुल कर रहते हैं, अच्छी तरह एकदम पैक है। जबकि लिक्विड में जो गैस के अणु हैं वो एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूर पर है, और जो गैस के अणु हैं वो एक दूसरे से बहुत ही दूर दूर पर है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ठोस के जो अणु हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छी तरह पैक है। लिक्विड में इसकी जो संरचना है वह ठोस के मुताबिक थोड़ी सी कम है, और जो गैस में के अणु है वो एक दूसरे से बहुत ही दूर दूर पर है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि गैस की विशेषता क्या है, गैस होता क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। गैस अनिश्चित आकार तथा आयतन का होता है। गैस का ना ही कोई शेप होता है, ना ही उसका कोई वॉल्यूम होता है। अणुओं के बीच अधिक अंतराल, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही ज़्यादा होता है। यानी कि इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, अभी मैंने आपको जो बताया, जो अणु है, ये जो अणु है, इन सब के बीच अंतराल, दूरी बहुत ज़्यादा होती है। गैस के अणु सरल रेखा में गतिशील करते हैं।
ये जो गैस के अणु हैं ये सीधी रेखा में गमन करते हैं, एकदम स्ट्रेट लाइन में चलते फिरते हैं। जैसे यहाँ पर एरो के माध्यम से दिखाया गया है कि ये सीधी रेखा में चलते हैं। गैस के अणु परस्पर टकराते हुए पात्र की दीवार पर धक्का देते हैं और गैसीय दबाव की सृष्टि करते हैं। अणुओं के बीच गतिज ऊर्जा के कारण होती है। ये जो गैस के अणु है जब ये गमन करते हैं यानी कि इनमें गतिज ऊर्जा है, और ये जब गैस के अणु पात्र की दीवार से टकराते हैं तो वहाँ पर एक दबाव की सृष्टि उत्पन्न करते हैं। गैस के अणुओं के बीच नगण्य आकर्षण बल होता है। ये जो गैस के अणु है इनके एक दूसरे के बीच आकर्षण बल नगण्य होता है, यानी कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते, जिसके कारण ये अच्छी तरह से सीधी रेखा में चलते रहते हैं। गैस हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, यानी कि इन्हें बहुत अधिक तक दबाया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी रूम में जितना भी हवा है उसको हम लोग कंप्रेस करके यानी कि उसको दबाकर हम लोग एक छोटे से बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो गैस के अणु है वो एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर रहते हैं, जबकि ठोस में ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि आप किसी लकड़ी के टुकड़े को दबाएंगे तो उसको दबाना बहुत ही मुश्किल होता है। आप कोशिश कर भी देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पर वो थोड़ा सा दबेगा, फिर उसके बाद वो नहीं दबेगा। जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है कि ये जो पिस्टन है यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है आप लोगों को, ये एक पिस्टन है। पिस्टन आप देखे भी होंगे, जैसे कि जो पिचकारी होता है, जब हम लोगों को उसमें पानी भरना होता है तो हम लोग उसे पीछे की तरफ खींचते हैं, और जब पानी को बाहर फेंकना होता है तो उसे आगे की तरफ करते हैं। जो पानी को लेने में और फेंकने में मदद करता है, जिसके अंदर वो होता है, उसे ही पिस्टन कहते हैं। यहाँ पर इस कंटेनर में ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, जब हम बाहर से इस पिस्टन को दबाते हैं, जब इस पिस्टन को नीचे की ओर दबाते हैं तो ये दबकर ऐसा हो जाता है, यानी कि इसका जो आयतन है वो कम हो जाता है। फिर तो इसके माध्यम से हम समझ पा रहे हैं कि गैस कितना कंप्रेसिबल है, यानी कि हम उसे बहुत हद तक दबा सकते हैं, जबकि ऐसा करना ठोस और द्रव्य में काफ़ी मुश्किल है। ठोस में तो बिल्कुल ही ज़्यादा मुश्किल है। एक बार फिर से गैस की विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं। गैस का आकार अनिश्चित तथा आयतन भी अनिश्चित होता है। अणुओं के बीच अधिक अंतराल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। जो गैस के अणु हैं एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर रहते हैं। गैस के अणु सरल रेखा में गतिशील करते हैं। यहाँ पर हम ध्यान दे सकते हैं कि जो गैस के अणु हैं सीधी रेखा में गतिशील करते हैं, यानी कि उनमें एक गतिज ऊर्जा है, वह एक गतिज ऊर्जा के कारण गतिशील है। जब ये गतिज ऊर्जा से चलते रहते हैं सीधी रेखा में, तब उनमें एक फोर्स होता है, और जब इस फोर्स से जब ये गैस की दीवार से जब टकराते हैं तो इस पात्र की दीवार पर एक दबाव उत्पन्न करते हैं, जो उनके गतिज ऊर्जा के कारण ही होती है। और गैस के अणु के बीच आकर्षण बल नगण्य होता है, यानी कि जो गैस के अणु है इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की जो शक्ति है वो बहुत ही कम होती है। इस तरह गैस के अणु अच्छी तरह से सीधी रेखा में गमन करते रहते हैं। और गैस के अणु हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, इन्हें बहुत हद तक दबाया जा सकता है। इसके बाद जो टॉपिक है वो है गैसों की दबाव की माप, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर ऑफ गैसेस। भूपृष्ठ के किसी स्थान पर इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले वायु के दाब को उस स्थान का वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। हमारे शरीर पर भी वायुमंडलीय दबाव का असर पड़ता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी मृत्यु पहले ही हो जाती, क्योंकि हमारे जो शरीर के अंदर से भी एक दबाव उत्पन्न होता है, और वायुमंडलीय दबाव हमारे शरीर के दबाव को संतुलित बनाए रखता है।
हमारे वायुमंडलीय दबाव हमारे शरीर के दबाव को संतुलित बनाए रखता है, जिसके कारण ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे कि आप देखते हैं कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो स्पेस में जब जाते हैं तो एक स्पेस सूट पहन कर जाते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि स्पेस में कोई हवा नहीं होती, जिसके कारण वहाँ पर कोई वायुमंडलीय दबाव नहीं होता। तो वो स्पेस सूट से वो वायुमंडलीय दबाव उनके शरीर के दबाव को संतुलन में बनाए रखता है। अगर वो ऐसा नहीं, अगर स्पेस सूट पहनकर अगर कोई भी आदमी स्पेस में जाएगा तो उसके शरीर से खून आँख से, नाक से, हर जगह से निकलने लगेगा और कुछ समय में ही शरीर फट भी सकता है। इस तरह एस्ट्रोनॉट्स स्पेस सूट पहनकर अपना रक्षा करते हैं। जो यहाँ पर जो सीजीएस पद्धति में वायुमंडलीय दबाव, यानी कि जो वायुमंडलीय दबाव है उसका वैल्यू क्या है सीजीएस पद्धति में, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है वायुमंडलीय दबाव निकालने का, जो है पाड़े के स्तंभ की ऊंचाई गुने पाड़े का घनत्व गुने गुरुत्व जनित त्वरण। गुरुत्व जनित त्वरण का मतलब होता है जो पृथ्वी होती है वो अपनी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचती है। तो जब वो खींचती है तो उसके वेग में जो समय के साथ जो परिवर्तन होता है वही गुरुत्व जनित त्वरण कहता है। जैसे कि आप एक बॉल को ऊपर हवा में उछालोगे तो पृथ्वी उसे अपने गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा अपने जमीन की ओर खींचेगी, और ये बॉल समय के साथ अपने वेग में, अपनी चाल में, अपनी स्पीड में परिवर्तन करता रहता है। इसी को गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं। पाड़े का स्तंभ की ऊंचाई यानी कि h, पाड़े का घनत्व यानी कि d और गुरुत्व जनित त्वरण यानी कि g। और जब यहाँ पर पाड़े का स्तंभ 76 सेंटीमीटर लिया गया है और जो पाड़े का घनत्व होता है वो है 13.6 ग्राम पर मिलीलीटर और गुरुत्व जनित त्वरण 981। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आता है 1.013 इंटू 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आप लोगों को याद रखना होगा। परीक्षा में यह प्रश्न आ सकता है कि वायुमंडलीय दबाव का सीजीएस में वैल्यू कितना होता है, मान कितना होता है, और जब हम लोग इसको एसआई में बदलते हैं तो इसका वैल्यू आता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। तो यहाँ से आप लोगों को सिर्फ ये वायुमंडलीय दबाव का सीजीएस पद्धति में मान और एसआई पद्धति में मान याद करना ज़रूरी है। अगर आप लोगों को आज कुछ नया सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो आपके साथ क्लास 10 में पढ़ता है। फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ट्यूशन का दोस्त हो, स्कूल का दोस्त हो या मोहल्ले का दोस्त हो, आपका भाई हो, बहन हो या कोई भी हो जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है, जो आपके साथ पढ़ता है, उसे शेयर कीजिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें। अभी मैंने आप लोगों को जो जो समझाया इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने कॉपी में अभी उतारें, और तब तक के लिए चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।